सिर्फ कोटा पूरा करना मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा लक्ष्य है कि चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर आग लगी है इस जंगल में तो उस जंगल तक जानी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस का तड़का पे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी। लेकर आ चुके हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस जो सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से आप वैल्यू गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो समझिए इस बात को। और एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम 11 जून से लेकर आ रहे हैं। हो कोई भी एग्जाम, ले लो महासंग्राम, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए होगी तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा। हमारा टेलीग्राम है जीएस का तड़का 100, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे मोबाइल नंबर 6397850110 से आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आपका कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? ब्रिटेन, यूएसए, भारत और फ्रांस। देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत, ठीक है। अधिकतम संख्या में भाषाएं कहां बोली जाती हैं? वो भारत में बोली जाती हैं, ठीक है। अच्छी बात है। अच्छा, तो ये बता दो कि किस अनुसूची में भाषा के बारे में कहा गया, यानी संविधान के किस अनुसूची में भाषा के बारे में बात कही गई। तो वो अनुसूची कौन सी है? वो अनुसूची है आपकी 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। और इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। जब मूल रूप से जो संविधान बना था उस समय कितनी भाषाएं थी? उस समय 14 भाषाएं थी। और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितनी और बढ़ गई? 8 और बढ़ी और टोटल कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई हैं। एक चीज और बता दें आपको कि जो संविधान में जितनी भाषाएं लिखी हुई हैं, 22 भाषाएं, इसमें कौन सी भाषा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, वो कौन सी है? अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। डन हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका कि आपका, अच्छा अगर वैसे देखोगे तो मैंने मान लो देखो भाषाओं के बारे में ना मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो आप जाकर के जो मॉडल पेपर है उसको डिक्लेयर करो अच्छे से, ठीक है ना, तभी मजा आएगा टेस्ट मैच खेलने में। देखो जैसे ब्रिटेन है, अब ब्रिटेन की राजधानी मैंने बताई दी थी। ब्रिटेन बोल सकते हो, एक तो लंदन बोल सकते हो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद फिर उसकी मुद्रा क्या हो सकती है? मुद्रा क्या हो सकती है? स्टर्लिंग पाउंड हो सकती है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो जाएगी, वाशिंगटन डीसी, और इसकी मुद्रा डॉलर हो जाएगा। भारत की आपको पता है। फ्रांस की क्या हो जाएगी? फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी पेरिस। क्या हो जाएगी? पेरिस। और फिर इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? फ्रैंको। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंक। बट सबसे बड़ी चीज कि फ्रांस जो है ये यूरोपीय यूनियन में शामिल है और यूरोपीय यूनियन में जो भी देश शामिल होते हैं उनकी मुद्रा क्या हो जाती है? यूरो हो जाती है। क्या हो जाती है? यूरो हो जाती है। डन हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, पेरिस वही स्थान है जहां 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है। समझ में आया? इससे पहले कहां था? 2020 में बोला गया था। कहां पर होना था? वो हुआ था कहां पर? जापान में। और 2024 में कहां होगा? वो होगा आपका पेरिस, यानी कि फ्रांस में, ठीक है। डन। चलो भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1927 में, 1930 में, 1936 में, या फिर 1957 में? देखो यहां पर जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 1927 में। बट सीरियसली अगर कोई और ऑप्शन होता तो सही जवाब क्या होता? 1923 में जो है वो रेडियो का प्रसारण हुआ था। समझ में आया? बाद में गवर्नमेंट ने इसको अपने अधिग्रहण में ले लिया और 1936 में इसका नाम बदलकर क्या किया था? ऑल इंडिया रेडियो। क्या बोला था? ऑल इंडिया रेडियो। और बाद में 1957 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? आकाशवाणी। चलो भैया आ जाओ, चलें। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा संग्रहालय है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय? देखो नई दिल्ली में जो संग्रहालय है उस संग्रहालय का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी है आपका राष्ट्रीय संग्रहालय। अच्छी बात है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहां बाबू? ये है आपका महाराष्ट्र यानी मुंबई में। अच्छा, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर कर दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है ना, वास्तु संग्रहालय। समझ में आ गया? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय किसका नाम कर दिया गया? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नाम बदल करके, ठीक है। सालार जंग संग्रहालय कहां पर है? तो देखो सालार जंग संग्रहालय है ये आपका तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में। तेलंगाना वही है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को एक नए राज्य के रूप में। कहां से अलग हुआ था? ये हुआ था आपका आंध्र प्रदेश से, ठीक है। चलें चलिए नेक्स्ट आपका कौन सा है? भारतीय संग्रहालय। ये संग्रहालय कहां पे है? ये है आपका कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। डन।
चलिए, सूर्य मंदिर स्थित है पुरी में, सोमनाथ में, अमरनाथ में या फिर कोणार्क में? देखो, सूर्य मंदिर स्थित है आपका कोणार्क में, ऑप्शन नंबर डी। कोणार्क का क्या बोलते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर, क्या बोलते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर। अच्छा, कोणार्क, इस सूर्य मंदिर में एक पहिया भी ऐसे बनाया गया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। जब ऐसे बनता है पहिया तो आप देखोगे ये पहिया आपको कहाँ, कितने रुपए के नोट पे दिखाई पड़ता है? तो दिखाई पड़ता है आपका 10 रुपए के नोट पे। कितने रुपए के? थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, जरवा खींच के एकदम करेजवा निकाल के बाहरवा रख दे तोहरे लोगन के नाते, लेकिन तोहरे लोगन के समझ में नहीं आवत दादा। चलो आओ शुरू करते हैं। हो गया कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट देखो आपका कि पुरी, पुरी का जो है ये जगन्नाथ मंदिर। देखो पुरी का कौन सा मंदिर है? पुरी में कौन सा मंदिर है? वो है जगन्नाथ मंदिर। अच्छा, तो जगन्नाथ मंदिर यानी पुरी में कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है भाई। सोमनाथ कहाँ पे? अच्छा, उड़ीसा। देखो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है ना, जब मैप बनाओगे ना, ये गुजरात से होते हुए ये ठन के ये यहाँ पे आ गया उड़ीसा में। तो यहाँ पे हल्का सा टिप करके ऐसे जाता है उड़ीसा, जो है हल्का सा किनारे से टप्पा मार के आगे निकल जाता है। तो ये वाला जो एरिया है ना, जब तुम देखोगे मैप में तो यहाँ पर तुम्हें पुरी का जगन्नाथ मंदिर दिखाई पड़ेगा। समझ में आ गया? चलो ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा था? सोमनाथ। सोमनाथ कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक है भाई, अगर ये गुजरात में है तो कोई बात नहीं। अच्छा, यही सोमनाथ है जहां पर गजनवी ने 17 बार हमला किया था। कितनी बार हमला किया था? 17 बार, और खूब धन लूटा था। गजनवी के साथ जो विद्वान थे वो कौन कौन से थे? वो थे, मैंने कई बार बताया है, जब भी आता है मैं बताता हूं, ताकि आप कितनी बार अपने आप को रोकोगे कि मैं नहीं याद करूंगा, लेकिन ना, मैं तो एकदम से चीर फाड़ करके सीने के अंदर घुसेड़ करके तुमको पढ़ाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं तुम याद रखोगे? इसीलिए कहता हूं कि जो भी हो एग्जाम ले लो महासंग्राम। अब देखो, उत्बी हो गए, बैहाकी हो गए, फिरदौसी हो गए, अलबरनी हो गए, ये सभी कौन आए? ये सभी गजनवी के साथ आए थे। डन, चले भैया। और फिर क्या रह गया? उत्तर अमरनाथ। अमरनाथ कहाँ पे है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल्डेरा संबंधित है हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से या भ्रंश से? देखो, काल्डेरा संबंधित है वो किससे? ऑप्शन नंबर सी आपका ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से संबंधित। अच्छा भाई, तो ज्वालामुखी में इसमें क्या होता है? जैसे कढ़ाई, देखो कढ़ाई, अरे जो तोरे मम्मी दीदी भैया दादी जो सब्जियां बनाओ, लेकिन कढ़ाई में, कढ़ाई बाबू ऐसे चुल्ला टाइप का है, ऐसे चुल्लवा अगर हटा देते हो ना तो तनी मजा आ जाता। मान लो इसे कढ़ाई, चलो ठीक है। अब ये जो गहरा वाला स्थान देख रहे हो ना, ये बता दो, ये जो गहरा वाला स्थान बनता है ना, यही काल्डेरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? काल्डेरा। अब देखो कैसे, अब बनता है ज्वालामुखी से। अब होता कैसे है कि जैसे मान लो ऐसे बना, जैसे मान लो ये ज्वालामुखी का पर्वत टाइप का है, तो यहाँ बीच में जैसे मान लो ज्वालामुखी से फटा, फटा। अब फटा तो नजदीक आके तो फटा नहीं, हमसे पूछ के फटा नहीं। अब बाद में क्या होगा कि जब ज्वालामुखी का ये स्रोत निकलना बंद हो जाएगा ना, तो फिर होता क्या है कि ऐसी स्थिति में अब देखना, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे कटोरा टाइप का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कटोरा टाइप का बन जाएगा। तो जब कटोरा टाइप का बन जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं काल्डेरा। क्या बोलते हैं? काल्डेरा। डन, समझ में आया? चलो आ जाओ। नेक्स्ट है कि संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या विधि के समक्ष समता का अधिकार? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मन हो उतना स्टार चेप दो इस पे, टकाटक चेपो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लाइक से सब्सक्राइब भी कर दिया करो भैया, थोड़ी सी जो ललकी घंटी है उसको दबा के थोड़ा मजा ले लिया करो। चलो आओ सुनाते हैं तुमको नई कहानी। अब देखो, मूल अधिकार नहीं, सबसे पहली बात समझो मूल अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया? इसको लिया गया है यूएसए के संविधान से। ठीक है भाई, ये हमारे संविधान में किस भाग में है? तो ये भाग 3 में। कोई बात नहीं। अच्छा, अनुच्छेद कौन से में है? 12 से लेके 35 तक में, 35 तक के अनुच्छेद में ये समाहित है। कौन सा? मूल अधिकार। अच्छी बात है। इसको संविधान का, इसको भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। भैगना कार्टा नहीं, मैग्ना कार्टा। अच्छा, मैग्ना कार्टा का शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैग्ना कार्टा शब्द की शुरुआत हुई थी पहली बार 1215 ईस्वी में, जब इंग्लैंड के राजा जॉन ने क्या किया था, पब्लिक के लिए एक ऐसा मूल अधिकार निकाला, ठीक है, एक प्रपत्र जारी किया। क्या जारी किया? प्रपत्र जारी किया, और उसको फिर क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा। ठीक है ना? क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा। ये शब्द वहीं से चलता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब समझो दूसरी चीज कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो कितने हैं? देखो, 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? एक तो समझो कि समानता का अधिकार है, फिर आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, फिर आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक विरुद्ध अधिकार, अगर धार्मिक जो है धर्म के विरुद्ध अगर कोई करता है तो उसके विरुद्ध आपको अधिकार मिलेगा। ठीक है ना? धार्मिक अधिकार। और फिर आपका बनेगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार।
ठीक है, और एक रहता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब समझो बात को, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक तो उन्होंने कहा, देखो अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन से मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक आया शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है, जब आप आर्टिकल 21 में जाओगे तो आपको वहां मिलेगा। 21 सब क्लॉज ए में आपको शिक्षा का अधिकार मिलेगा, तो ये भी मूल अधिकार में आ गया, ठीक है। कार्य का अधिकार, ये आप जाओगे आर्टिकल 19 में, तो उसमें कई पार्ट है, उसमें जो 6 पार्ट है उसमें आपको ये समाहित मिलेगा। संपत्ति का अधिकार, यहाँ पे देखो, अब पहले ऑप्शन डी देख लो, विधि के समझ समता का अधिकार। विधि के समझ समता का अधिकार जब जाओगे तो, और ये देखो जो पहला वाला है ना समानता का अधिकार, ये इसमें समाहित है। अब आपका क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी देखो, ये किसी में नहीं समाहित है। क्यों नहीं समाहित है, बात को समझो। ये पहले किस में था, ये पहले था आर्टिकल 31 में, 31 में। बाद में क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन किया गया। कब आया था 44वां संविधान संशोधन, 1978 में, और इसको खसका करके किस में डाल दिया गया, 300 ए में। किस में डाल दिया गया, 300 ए में। कौन से भाग में है ये, भाग 12, भाग 12 के 300 ए में डाल इसको डाल दिया गया, ठीक है। तो अब यह जो है, यह मौलिक अधिकार ना होकर के क्या हो गया है, एक विधिक अधिकार हो गया। क्या हो गया है, विधिक अधिकार। ठीक है, ये समझ में आ गया संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कौन सा है, वो क्वेश्चन है आपका, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध, प्रतिलोम संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, आंशिक संबंध है, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष संबंध। कैसे, अब जैसे मान लो भैया तोरे जेबों में पैसों न रहे, वो आइसक्रीम खाए हो 10 रुपये की सॉफ्टी और हो 5 रुपये, तो का वो ना, हमको सॉफ्टी मजा नहीं आता। अगर कहीं गलती से 50 रुपया आई गए तो भैया 2 सॉफ्टी खाओ, समझ रहे हो कि नहीं। ऊपर से ताना भी मरबो कि काहे आइसक्रीम भरे भैया, थोड़ा और भरो। तो कैसे समझो, पहले बात समझो, ऐसे ना तोरे मजा आए। देखो, जब तोरे पास पैसा ज्यादा रहे तो तुम उसका उपभोग ज्यादा करोगे, और पैसा कम तो उपभोग कम, पैसा ज्यादा तो उपभोग ज्यादा। ये क्या होता है, ये एक प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी एक अनुक्रमानुपाती होता है। अगर पैसा ज्यादा, तो जहां तुम्हें 100 रुपए की मिठाई चाहिए वहां तो 200 रुपए फेंक के वो अच्छी वाली दो, ठीक है, समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है, कांच से जल में, जल से कांच में, वायु से जल में, या फिर वायु से कांच में। देखो, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहली बात, ऑप्शन नंबर 1 कांच से जल में। कैसे समझो, कांच क्या है, कांच एक सघन माध्यम है। क्या है, सघन माध्यम। और जल क्या है, जल एक विरल माध्यम है। अब क्या होता है, मान लो उसके बीच हम एक लाइन खींच दिए, जब चीजें, प्रकाश की किरण जो है, जब सघन से, ध्यान से देखना, जब सघन से और विरल में जाएगी, जब भी सघन से विरल में जाएगी, तो जो वो लंबवत वाली लाइन होती है ना, परपेंडिकुलर वाली, उससे थोड़ा सा ज्यादा विचलित हो जाएगी। जैसे मान लो इस टर्म पे आई है तो वो चली जाएगी ऐसे, समझ में आया? जबकि उसको जाना कैसे था, ध्यान से समझ लो, अभी जो है टन से दिमाग में घुसेगा। देखो, जाना तो उसको ऐसे था, लेकिन सीधे एकदम, लेकिन वो जा कैसे रही है, एकदम तिरछी होकर के। ऐसे ही जब सघन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि वो धीरे 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 करके इस लाइन पे चली आती है, ठीक है ना। और फिर एक टाइम क्या होता है कि इसको भी क्रॉस कर जाएगी, तो क्या होगा, ये कहलाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहलाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का लक्षण दिखाएगी। आपको समझ में आ गया, यही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब हम सघन से विरल की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम विरल से सघन की तरफ जाएंगे ना बाबू, देखो अगर जैसे मान लो विरल ऊपर है, ठीक है, और सघन नीचे है, डन। अब देखो उसमें होगा क्या कि मान लो हमने परपेंडिकुलर खींच दिया और एक लाइन आई ऐसे जो कि विरल से आ रही, ठीक है भाई, विरल से आ रही, कोई बात नहीं। लेकिन अगर विरल से सघन में आ जाएगी तो जाना तो उसको ऐसे चाहिए था, लेकिन वो ऐसे ना जाकर के ऐसे जो लंबवत लाइन है उसकी तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है तो हमें सघन से विरल की तरफ जाना पड़ेगा इसका, ठीक है ना, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है आपका कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। देखो ऑप्शन है 565, 656 या 665, और आपकी ऑप्शन है 556। देखो इसमें से कोनो जवाब सही नहीं दादा। देखो कहीं क्या है, 656 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे नजदीक है। इसके अलावा जो चीज है वो ये है कि मांसपेशियां कितनी होती हैं, वो होती हैं 639। कितनी होती हैं, 639। अच्छा ठीक है, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है, सबसे लंबी मांसपेशी होती है सार्टोरियस। कौन सी होती है, सार्टोरियस। अच्छा सबसे छोटी मांसपेशी कौन होती है, सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपेडियस। स्टेपेडियस, ये मत समझना कि स्टे स्टे करके कुछ और सुने थे। जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्टेपीज। क्या बोलते हैं,
स्टेपीज, और उसी से जुड़ी हुई जो मांसपेशी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टेपेडियस। इसकी जो लंबाई होती है वो 1 mm से भी कम होती है। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी जो मांसपेशी है उसको क्या बोलते हैं, सार्टोरियस, यानी ये सबसे लंबी है। सार्टोरियस क्या है, वो सबसे लंबी मांसपेशी है, ठीक है, और सबसे छोटी वो स्टेपेडियस। डन हो गया। क्योंकि 639 ऑप्शन में नहीं है तो जो सबसे नजदीक होगा बाबू वही लगाएंगे। समझ में आ गया? चलो, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। ऑप्शन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फीयर। कैसे याद रखना है पूरा बता चुका हूं, हर बार नौटंकी तुम्हारी आदत है, बस सब्सक्राइब मत करना, नहीं तो जेरा धक्क से हो जाएगा कि इतना सब्सक्राइबर कैसे बढ़ गए बाबू। देखो ध्यान से सुनो। अच्छा, होता क्या है कि आई मोस्ट, ये मैंने बताया, मैंने कहा क्या लिखा, एस के बीच में नीचे लटका दिया ओ को। अब ये देखो जो टी वाला है ये ट्रोपोस्फीयर है, एस से स्ट्रेटोस्फीयर है, और मतलब कि स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। अब समताप मंडल के जो निचला भाग होता है उसमें क्या होता है, ओजोन लेयर पाई जाती है, इसीलिए मैंने ओ को यहाँ पर लटकाया हुआ है, ठीक है ना। एम से मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल, फिर आई से आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल, और एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल या बाह्यमंडल बोला जाता है। समझ में आ गया? तो सबसे कम ऊंचाई पर कौन रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल इसको कहा जाता है हिंदी में। डन। चलो देखो कहीं सब्सक्राइब ना की हो, हाँ नहीं तो कह रही है दादा कैसे होगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। ध्यान से सुनना, राज्यसभा का निर्वाचन जो है वो कितनी अवधि के लिए होता है, कलर चेंज कर लूं। चलो देखो, इसका निर्वाचन होता है 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। इस राज्यसभा को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है उच्च सदन, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, उच्च सदन। देखो, लोकसभा का विघटन हो सकता है, लोकसभा भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आया? जो है वो चलता चला आएगा, अनवरत काल से ही चलता चला रहा है, ठीक है, राज्यसभा। समझ में आया? लेकिन लोकसभा भंग हो सकती है, या तो मंत्रिमंडल टूट जाए, या तो सरकार गिर जाए, या फिर सरकार के 5 साल पूरे हो जाए। तो कई कारण होते हैं लोकसभा के भंग होने के, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी चीज समझो, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है, 12 लोगों को। अच्छा, वो किस आर्टिकल में दिया है, यह है आर्टिकल 80 सब क्लॉज 2 में ऐसी बात कही गई है। इतना समझ में आ गया? चलो, अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कितने साल की उम्र में आप राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। देखो, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है, कितनी वर्ष है, 30 वर्ष है, तो आप राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। जबकि वहीं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ध्यान से सुनना, अगर आपको मतदान देना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। और अगर प्रधानी चुनाव लड़ेगा बहुत तो फिर है 21 वर्ष। समझ में आया? और अगर आपको राष्ट्रपति या राज्यपाल का जो है पद पाना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। बूझे? तनी लाइक कर दा, समझे? चलो आ जाओ। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना की जनसंख्या सबसे कम है, इसके अनुसार भारत किस राज्य की, मतलब पहले क्वेश्चन समझो, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है पर क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ध्यान से देखना, अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। 2011 में भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। अब ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, मणिपुर, त्रिपुरा, पुदुचेरी या सिक्किम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम हो जाएगा। अब 2 चीजें आती हैं, इस चीज को समझना। एक तो उसने पूछा कि जनसंख्या सबसे कम किसकी है, तब तो आपने क्या लगा दिया, सिक्किम लगा दिया। लेकिन अगर वो ये पूछे कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है, तब आप क्या बताओगे, तब आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश। क्या बताओगे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश। डन। अब यहाँ पे देखो, जनसंख्या यानी कि सीधा सीधा गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 जैसे होता है जनसंख्या। पर जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ये होता है एरिया आ जाता है। क्या आ जाता है इसमें, एरिया। जैसे मान लो कि इतना बड़ा एरिया है, अब इसमें मान लो 4 लोग रहते हैं, ठीक है, इसमें कितने लोग हैं, 5 लोग मान लो, और एक एरिया ये है, ठीक है, इसमें मान लो 10 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 10 लोग या 5 से ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखो जनसंख्या घनत्व किसका कम है, तो जनसंख्या घनत्व किसका कम होगा, इस वाले का जनसंख्या घनत्व तो कम माना जाएगा। यानी कि बहुत बड़े एरिया में बहुत कम जनसंख्या रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व तो बोल सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है और कितने लोग रहते हैं, वो क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। अब देखो कैसे जनसंख्या घनत्व का फार्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी लोगों की संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगी, लोगों की संख्या बटे एरिया। क्या हो जाएगा, बटे एरिया। यही क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व।
ये आपको बताना जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है जनसंख्या तो आप सीधा लगा सकते हो, लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर। देखो, ग्राम पंचायतों का जो है वो आय का स्रोत क्या होगा? मेला और बाजार कर। क्या हो जाएगा? मेला और बाजार कर, यानी मेला लगवाओ, है ना, चरखा पर के झूला झुलाओ, घन 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 घन, है ना, और क्या बुढ़िया बाल खाओ, ऐसे दादी बाल खा लो तो लोग के बस चले। तो चलो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या ये सभी? देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के। अच्छी बात है। ये हमारे किस संविधान में है? ये हमारे भाग 4 में है। किस संविधान में? आर्टिकल कौन सा है इनका? इनका आर्टिकल है 36 से 51 के बीच में। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। यह क्या होता है कि इनके खिलाफ आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते। कहां पर नहीं जा सकते हैं आप? कोर्ट में नहीं जा। जैसे आपके मौलिक अधिकारों का जब हनन होगा ना, तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके नीति निर्देशक तत्वों का हनन हो जाए तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। समझ में आ रहा? इसीलिए देखो, वहां पर आर्थिक सिद्धांतों की बात कही गई है, सामाजिक सिद्धांतों की बात कही गई और प्रशासनिक सिद्धांतों, तीनों की बात कही गई। ये तीनों चीजें राज्य के हित में होते हैं। राज्य अपने हिसाब से इन सब चीजों को जो है बांट सकता है, प्रशासनिक सुविधाएं अच्छी कर सकता है, सामाजिक सुविधाएं, आर्थिक सुविधाएं लोगों के लिए बढ़ा सकता है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा उसके पास पैसा होगा वैसा वो खर्च करेगा। समझ में आता है? इसीलिए कहा जाता है कि आप टैक्स भरिए, ताकि राज्य लोगों के बारे में अच्छे से सोच सके। समझ में आया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डन। आइए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना या नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। इसका सही जवाब है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या हो जाएगा? कल्याण, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अच्छी, देखो अभी पिछले क्वेश्चन में देख लो, देखो अच्छी आर्थिक स्थिति हो, लोगों की सामाजिक स्थिति अच्छी हो, प्रशासन जो है वो अच्छे से काम करे, तो फिर क्या होगा? लोग एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना अपने आप ही हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 ही आपको पूरा का पूरा डिटेल देता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर है, अच्छा उससे पहले एक चीज और जरूरी है, जरूर ललके बटनों पे ठोक कर पीट कर सब्सक्राइब करो यार। तो लोग मानते हो नहीं? चाचा फूफा ताऊ भैया भतीजे सब पे 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम हो, कोई भी एग्जाम ले लो, महासंग्राम कब से है? 11 जून से। पहले जाओ सब्सक्राइब करके आओ। बहुत है, हम रुके हुए, चलो हम रुके हुए, पहले सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कहाँ भागे नहीं जा रहे तुम लोग के नाते यार, परेशान कर डाल यार तुम लोग, मर्दो एकदम, क्या बताएं तुम लोगों को। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 16 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? देखो, चूने के पानी में वायु में रखने पर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में रखने पर ही जो है उसका पानी दूधिया रंग का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? रेजिन का, म्यूसिलेस का, लैटेक्स का या टेनिन का? तो चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाएगा? तो प्रयोग किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी है, टेनिन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेनिन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ये देखिए, केवल निम्न तरंग दैर्घ्य, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य या सभी तरंग दैर्घ्यों को अवशोषित कर सकती है। तो किसको अवशोषित कर सकती है? वो है आपकी सभी तरंग दैर्घ्यों को। कितने सा? सभी तरंग दैर्घ्यों को ब्लैक बॉडी। देखो ब्लैक बॉडी जो होती है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कृष्ण पिंड बोलते हैं, है ना। तो कृष्ण पिंड, जैसे मान लो कोई चीज आती है, जैसे आप ठंडी में देखो, ठंडी में लोग क्या करते हैं कि सफेद कपड़ा नहीं पहनते, वो काला कपड़ा पहनते हैं। क्योंकि उस समय ठंडी लगती है, तो जब सूर्य की रोशनी दिखाई पड़ती है ना, तो कुछ भी आ जाए सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करने का प्रयास करिए। अभी आप गर्मी में पहन चले जाओ ना काला कपड़ा, अभी देखो क्या ही हालत हो जाएगी बाबू भैया, कुछ ही नहीं समझ पाओगे आप। इससे अच्छा है कि इस चीजों को समझो कि ब्लैक बॉडी सभी चीजों को, सभी प्रकार के विकिरण को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। डन। चलो नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू ने, कबीर ने, रामानंद ने या फिर तुलसीदास ने? बैटरी लो हुए जा रही है, हम पढ़ाए जा रहे हैं, तुमसे सब्सक्राइब ना हो रहा, कोई बात नहीं, करोगे भैया, जब अच्छा लगेगा तभी कर लेना। चलो, किस भक्ति संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? ऑप्शन है आपका दादू, कबीर, रामानंद या फिर तुलसीदास। देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आपका रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद। अच्छा, रामानंद की एक रचना है, उसका नाम क्या है? राम रक्षा स्रोत। राम रक्षा स्त्रोत बोलते हैं, राम रक्षा स्त्रोत बोलते हैं। ठीक है ना। कबीर का क्या है? कबीर का जो है वो सबसे अच्छा क्या है? बीजक। और उसमें 3 खंड आते हैं, कौन कौन से? साखी,
बिल्कुल बिल्कुल, किसी को याद ही याद आएगा, तुरंत याद आ जाएगा, साखी, शबद और रामायणी, ठीक है ना। अच्छा, तुलसीदास का कौन सा, तुलसीदास का तो कोई भूल ही नहीं सकता, वो कौन सा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्हीं का चला, कौन सा, रामचरितमानस। अच्छा, रामायण किसने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, लेकिन रामचरितमानस किसने लिखी है, वो तुलसीदास ने लिखी है। दादू का क्या है, दादू का है भैया हरडे वाणी, क्या है, हरडे वाणी, हरडे वाणी, ठीक है ना। और अंगवधु, क्या है, अंगवधु, डन, ये दो चीजें हो गई। चलो नेक्स्ट पे आते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की है, स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एनजी रंगा या पीसी जोशी। देखो, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की है, एक सेकंड, पता नहीं कहां से आवाज आ रही, चलिए, तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एनजी रंगा या पीसी जोशी। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा, ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद, ठीक है भाई, प्रथम सत्र की अध्यक्षता हो गई, कोई बात नहीं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1936 में, कब हुई थी, 1936 में। एक बार लखनऊ में सभी लोग समाहित हुए, लखनऊ में समाहित नहीं, लखनऊ में बैठक हुई, ठीक है ना, समाहित मतलब समझो कि भस्म हुई है, तो लोगों को भरोसा नहीं है। चलो, लखनऊ में बैठक हुई 1936 में, और वहां पर क्या हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की, स्वामी सहजानंद ने। अच्छा, और सचिव पहले कौन बनाए गए थे, वो बनाए गए थे एनजी रंगा जी को। किसको बनाया गया था, एनजी रंगा जी को। तो पूरी बात समझ में आ गई, अगर अध्यक्षता पूछता है तो स्वामी सहजानंद जी, और अगर सचिव पूछेगा तो फिर क्या होगा, एनजी रंगा जी, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विकास की अनुदान, देखो वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, समझो इस बात। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वर्तमान विश्वविद्यालय विकास आयोग, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखो 1956 में, 1961 में, 1965 में या 1986 में, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप 1956 लगाना ही लगाना है। देखो अगर 1953 दिया होता, ध्यान से सुनो, तो हम 1953 लगाते, अब 1953 दिया नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, 1956 लगाएंगे, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके सैमुअल मिथाई, क्या नाम था उनका, सैमुअल मिथाई, है ना। यूजीसी बोलते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ध्यान से समझो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये पूरा ऐसे आएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो यूजीसी की स्थापना कब हुई, यहां पर दिया गया 1956, तो लगाएंगे क्या, 1956, ठीक है। अच्छा, अभी लेटेस्ट जो है वो इसके अध्यक्ष कौन है, देखो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, जगदीश कुमार, कौन है, जगदीश कुमार, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। आपके ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। ये ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदन मतलब एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा, ठीक है ना, इन दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, 2/3, यानी अगर 100 होते तो कितना, कम से कम 66, कम से कम 66, ठीक है, 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। समझ में आ गया। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, राजा राम मोहन द्वारा या वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। देखो इसको जो शिक्षा के माध्यम में कब लाया गया था, ये लाया गया था आपका, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है। मैकाले का विवरण पत्र आया था बाबू, मैकाले का क्या आया था, विवरण पत्र आया था, कब आया था, 1835 में, ठीक है। इसी के द्वारा जो है, देखो ये चाहता था कि अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है भारतीयों में बना रहे, इसलिए उन्हें क्लर्क बनाओ, चपरासी बनाओ, फोर्थ ग्रेड का जो है नौकरी पास कराओ, लेकिन इन्हें अधिकारी मत बनने दो, ताकि ये जो है हमारे अंडर में काम करते रहें। यही उसका जो है एक तरीका था इन लोगों को जकड़ने का, ठीक है। तो बुद्धि से जकड़ने का काम किसने किया था, मैकाले ने किया था। समझ में आ रहा है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनको जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। डन आ गया, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स कौन है, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर कहा गया है, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वारेन हेस्टिंग्स बने थे। अच्छा, वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक बने थे, वारेन हेस्टिंग्स बने थे 1773 से 1785 के बीच में, ठीक है।
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था, याद आया? 1773 का रेगुलेटिंग, इसी रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर है वही बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। शब्दों को समझो कि जो बंगाल का गवर्नर है वही बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा गया था कि एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की हो। उच्चतम न्यायालय तो कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था, उसी रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, और उसमें जो मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम क्या था? सर इलिजाह इम्पे। क्या नाम था? इलिजाह इम्पे नाम था। डन हो गया, चले। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी इन्हीं के समय आया था। किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही आया था। डन हो गया, चलो। लॉर्ड विलियम बेंटिक का क्या था कि उन्होंने सती प्रथा और ठगी प्रथा, सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों पर कंट्रोल किया था। दोनों पर क्या किया था? कंट्रोल किया था। समझ में आ रहा है? 1829, क्रमशः 1829 और 1830 में। चलें, राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते ही हैं। राजा राम मोहन राय, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1817 में क्या किया था? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किस कॉलेज की स्थापना की थी? हिंदू कॉलेज की। और 1825 में किसकी स्थापना की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना हो गई? वेदांत कॉलेज में। यह वही व्यक्ति है जिसने लिखा है एकेश्वरवादियों को उपहार, एक बुक लिखी एकेश्वर, यानी एक ईश्वरवादी जो एक ईश्वर को मानते हैं उनके लिए यह उपहार है। कौन सा? वो बुक, ठीक है ना। उस बुक का नाम क्या था? एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है, इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828, यानी 20 अगस्त 1828 को इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यही 1830 में जो है कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। और इंग्लैंड जाने से पहले इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। वो अकबर नहीं जो पहले वाले थे, ये दूसरे वाले अकबर थे तो मुगल के ही, लेकिन अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। और 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिस्टल में इनका डेथ हो गया था। ठीक है, ये वो हैं राजा राम मोहन राय। चलें, आ जाओ बाबू, बस सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा तो लाइक से सब्सक्राइब किया करो महाराज। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या यूरोप? देखो, वह ज्वालामुखी नहीं है, वो कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जब आप बनाओगे ना ऐसे खच 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 ठाक, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अरे रफली बनाए हैं महाराज, एकदम सीरियसली होकर ना चले जाना तुम लोग। ठीक है, जब पूछता है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे बना है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ और ईस्ट साइड में। ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ कोरल बहुत ज्यादा बनेंगे। क्या बनेंगे? कोरल रीफ की संख्या बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, इसे बहुत एक लंबी दीवार की तरह है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? ग्रेट बैरियर रीफ। समझ में आया? चलो, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग, लौह उद्योग, कागज उद्योग या फिर खेल सामग्री उद्योग? देखो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आ जाएंगे। कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो कौन कौन सा नहीं है? देखो, एक तो सीमेंट उद्योग नहीं है, ठीक है, और दूसरा लौह उद्योग भी नहीं है। ठीक है, अब क्या बचा? कागज उद्योग और खेल सामग्री। अब खेल सामग्री बैट बल्ला हॉकी कुछ भी बनाओ, ठीक है, वो क्या है? पेड़ों से बनते हैं। कागज उद्योग भी पेड़ों से बनते हैं। बचता कौन सा? सीमेंट उद्योग और लौह उद्योग। इसमें से अगर आप कोई भी टिक लगा दोगे ना तो वो सही माना जाएगा। ठीक है, चलें, अब चलिए आज के क्वेश्चन ही कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे हम आपके साथ कब? 26 से लेकर के, उसका पार्ट 2 रहेगा जीएस का, 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो नहीं तो सेशन बहुत लंबा चला जाएगा, तो आपके लिए थोड़ा सा आराम भी रहेगा और थोड़ा सा जो चीजें मैंने अलग से बताई ना उसको थोड़ा सा नोट करो ताकि मजा भी आए आपको। दोबारा चीजें वही आएंगी, रिपीट होंगी तो आपको याद रहेगा चीजें। ठीक है, और क्या है ये? कोई भी एग्जाम ले लो, महासंग्राम कितने प्रश्नों का? 10,000 प्रश्नों का। कब से? 11 जून से। ठीक है, तो चलें, जय हिंद साथियों, लोगों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है, चलो, लाइक से सब्सक्राइब करते रहो।